हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसीएफ और रेंजर भर्ती 2020 में दोस्तों हम यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट के संबंधित इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, लाइक या भाड़ में सब्सक्राइब या तिल्ले नहीं, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में भौतिक सब्जेक्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ से जैसे यहाँ सेकंड पेपर दोस्तों जो पेपर 2 होगा उसमें का दोस्तों यहाँ पर जो फिजिक्स है यहाँ से कम 21 से 22 क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों, कम से कम 21 से 22 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके कारण अब इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो यहाँ पर हम दोस्तों कम से कम इसका जो है 44 अंक तक की क्वेश्चन आने की संभावना हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट से है। तो हम पूरा इस वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए हैं। 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज सीध की से विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरीके से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 200 न्यूटन बल के साथ खींचना होगा, जिससे रस्सी अपने पूर्वावस्था में आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता। किसी पिंड का संवेग सदा सुरक्षित होता है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव सुरक्षित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है। इसमें एक और दो सही है। ये जैसे एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता। किसी पिन का संवेग सदैव सुरक्षित होता है। इस फैक्टर को आप याद रखिए, किसी भी पिन का जो संवेग रहता है वो सदैव सुरक्षित होता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख आविष्कारक है, उसके बारे में आप देख लीजिए। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। एक्सरे मशीन का आविष्कार रोटजन ने किया था। यहाँ पर दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो द्वारा किया गया था। यहाँ पर टाइप राइटर का आविष्कार सोल्स द्वारा किया गया था। यहाँ पर रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी द्वारा किया गया था। यहाँ पर डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ पर जो टेलीफोन है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार एडिसन द्वारा किया गया है। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो डायनामाइट है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो टेलीविज़न मतलब टीवी टीवी का आविष्कार बेयर्ड द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो लेज़र है, लेज़र का आविष्कार थियोडोर मैनन द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ पर जो रडार है, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ पर जो सेफ्टी लैंप है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी द्वारा किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो वह छींक कर एक निश्चित दूरी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? तो यहाँ इसमें का जो रिंग वाला होता है इसका सहित केंद्र वस्तु के बराबर बाहर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो उनका वेगों का अनुपात 2:3 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इनमें से जो संवेग है एक सदिश राशि है, बाकी ऊर्जा, दाब और कार्य ये अदिश राशि है। सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसका दिशा और परिणाम दोनों होता है। साथ ही यहाँ पर अदिश राशि वह राशि है जिसका तो परिणाम होता है लेकिन उसका दिशा नहीं होता है, जैसे दाब, कार्य और ऊर्जा आदि अदिश राशि है, अदिश राशि है। साथ ही यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसका विस्थापन जो एक सदिश राशि है, बाकी समय चाल दूरी ये अदिश राशि है। साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? जो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और अनुपात में भौतिक राशि द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है,
हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, जो हवा होता है वहाँ पर केवल गतिज ऊर्जा ही होता है। यहाँ पर वो वॉशिंग मशीन अर्थात जो प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है, जो प्रक्षालन मशीन या वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे यात्रियों के सिर पीछे की ओर झुक जाती है। इसका कारण है, तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाती है। इसका कारण स्थिरता का जड़त्व है। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यहाँ पर जो एक कार, एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक है, इसका जो गतिज ऊर्जा है वो समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी तय कर रुक जाती है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। वहाँ यहाँ पर जो एक्स और वाई और जेड समान रूप से दूरी तय करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेल अंशतः भरा हुआ तेल के एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। जो एक तेल अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। तो ये तेल के यहाँ पर जो पृष्ठ होगा ये परवलयी वक्र के आकार ले लेगा। यहाँ पर जो परवलयी वक्र के आकार लेगा, इस फैक्टर सही है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ये सही है। यहाँ पर जो एक और बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, ये दोनों सही है। बाकी अंदर की तरफ उल्टेगा और अंदर की तरफ फिसलेगा, बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर तो कौन से होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 और 3 सही होगा कि जो पहिया होगा, बाहरी पहिया पर उल्टेगा और बाहर की तरफ ही फिसलेगा। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। त्वरण का ज्ञात करने का सही सूत्र ऑप्शन ए है। जैसे यहाँ पर जो ये त्वरण है, यहाँ पर जो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग और उसको समय से विभाजन कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के जो त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। जो जड़त्व का सिद्धांत, यहाँ पर जो जड़त्व का सिद्धांत है, ये न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है जड़त्व से। यहाँ पर राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर सिद्धांत करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। जो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति का सर को चोट लगने का कारण ये प्रतिक्रिया के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिन, यहाँ पर जो त्वरित नहीं हो सकता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित रहता है, एक समान वेग से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्वरित हो सकता है। जो एक समान गति वाला पिन है वो त्वरित हो सकता है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन, जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जा रही हो तब मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन उसके वास्तविक वजन से कम रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो जो गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि गति को समान रखने की इंजन की सहायता करता है, जड़त्व के संवेग को कम करता है, या इंजन की शक्ति देता है, या इंजन की गति को तेज करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा कि गति को समान रखने की इंजन की सहायता करता है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच या फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, या उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, इस पर से रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर है उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा और उसी के समान वेग से वह गति करता रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है,
दूध को मथने पर क्रीम अलग होती है, इसका कारण है अपकेंद्रण बल के कारण जो दूध को मथने पर जो क्रीम होता है वो अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाले गेंद का पथ कैसा होगा? तो ये परवलयाकार दिखाई देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहती है? तो इसमें केवल संवेग ही सुरक्षित रहेगा। तो एक गोली जो टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में केवल संवेग ही सुरक्षित रहता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भूमि पर पहुंचने से पहले, जो ठीक पहले होगा वहां पर इसका गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? यहाँ पर जो रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो लागू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि किसी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो यहाँ पर जो ब्रह्मगुप्त जो भारतीय दार्शनिक थे, इन्होंने बता दिया था कि जो पृथ्वी की जो प्रत्येक वस्तु है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन्होंने न्यूटन से पूर्व ही इस जानकारी को सभी के समक्ष रख दिया था। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इस कारण जो अंतरिक्ष यात्री है वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेप छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका सही आंसर, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम सतह पर पहुंचेगा? तो जो सभी टुकड़ा होगा वो सभी साथ साथ पृथ्वी के सतह पर पहुंचेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पर गिरने पर होता है। जो हवा, लोहे और लकड़ी, हवा में दोस्तों यहाँ पर जो फैक्ट दिया है, यहाँ पर जो हवा है तो इसको याद रखिए, वहाँ पर इस हवा के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर, यहाँ पर जो पृथ्वी में दोनों साथ साथ गिरेगी, एक पहले गिरी एक बाद में गिरेगी, यहाँ पर जो लकड़ी बाद में गिरेगी। दोस्तों जो लकड़ी का जो गेंद है वो बाद में गिरेगी, लोहे पहले गिरेगी, यह सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तब उसका भार अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो भूमि पर दोनों गेंद ए और बी एक साथ पहुंचेगी। यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार का जो हवा की उपस्थिति नहीं है, जिसके कारण ये दोनों गेंद है वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पिन का भार दोस्तों जो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, जो किसी भी पिन होता है उसका भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इस फैक्टों का याद रखिए। साथ ही यहाँ पर पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि जो यहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो
जो पिसा के मीनार के तल के अंदर ही रहती है, जिसके कारण जो पिसा का मीनार है वो गिर नहीं जाती, क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आकर्षण बल पड़ता अभी अभी जितना है उसका चौथा आकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पड़ता। इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन है दोस्तों, यहाँ पर कथन दिया गया है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1:6 रहता, जो 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता। इसका सही आंसर, इसका जो कथन एक सही है परंतु कारण गलत है। जो चंद्रमा पर मानव का जो वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, परंतु यहाँ पर जो कारण दिया है वो सही नहीं है। यहाँ पर जो चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता, बिल्कुल रहता है दोस्तों, तब इसका जो निश्चित परिधि पर यहाँ पर जो घूम रहा है और उसका उपग्रह भी है तो इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण भी रहता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। यहाँ पर जो मानव शरीर का भार होता है, यहाँ पर जो मानव शरीर का जो भार होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। यहाँ पर जो मानव शरीर का भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। यदि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाएगा तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम है जो सही होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यहाँ पर जो वस्तु का भार है वो शून्य हो जाएगा परंतु जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल यहाँ पर उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता रहता है, जिसके कारण वह उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। अगला क्वेश्चन है, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो इसका सही आंसर केंद्र भूमुखी बल के कारण जो एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। साथ ही हमारा अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल या प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण चारों बल में प्रबल होता है, यह ऑप्शन सही है। जो जितने भी जो पृथ्वी में 4 बल है दोस्तों, इसमें जैसे गुरुत्व बल, विद्युत चुंबक बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, तो इसमें से जो गुरुत्व बल होता है वो सर्वाधिक प्रबल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि होती है, जो लोलक की जो कालावधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक की कालावधि होता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। यहाँ पर जो लोलक घड़ियों में गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि जो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जो लोलक घड़ियाँ होती है वो गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाती है, तो इसका कारण यह है कि जो लोलक का लंबाई है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वो लड़की जैसे ही खड़ी हो जाती है तो जो लोलक का लंबाई वो कम हो जाता है, जिसके कारण इसका आवर्तकाल भी कम हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। या दूसरा ऑप्शन है, हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंच जाता है तो उसका गति और त्वरण शून्य होता है। यहाँ पर जो सामान्य
दोलन आयाम समय के साथ कम होता रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो 1 और 2 ऑप्शन और 4 ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तब उसका त्वरण है जो 0 होता है। साथ ही यहाँ पर हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। यहाँ पर जो और हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये भी सही है। यहाँ पर सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चलती है। तो जो शीतकाल के दिनों में दोस्तों जो पेंडुलम की घड़ी है वो तीव्र गति से चलती है। यहाँ पर पृथ्वी का हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। यहाँ पर जो पलायन वेग है दोस्तों ये पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर होता है। तो पलायन वेग विस वेग को कहते हैं जहाँ से जिस वेग पर किसी वस्तु को फेंकी जाती है तो वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं गिरता है, तो उसको पलायन वेग कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पलायन वेग से नहीं फेंका जा रहा है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। जो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस वेग से अगर फेंका जाता तो ये वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं गिरती, लेकिन इसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जा रहा है जिसके कारण यह वस्तु पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वर्ग से कम होता है। इसका जो पलायन वेग है वह गैस के अणुओं के पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है किस पिन का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान केंद्र दोनों किसी पिन का वजन केंद्र के प्रति प्रक्रिया करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलयाकार पथ जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, मूल परवलयाकार पथ के साथ साथ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। जो तुल्यकारी उपग्रह होती है उसके परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका जो तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यह 36,000 किलोमीटर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, जिसके कारण जो पैराशूट है वो धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर बहुत तेजी से आता है, क्योंकि जो उसका क्षेत्रफल होता है जो पत्थर को बहुत ही कम होता है और इसके द्वारा किसी भी प्रकार का जो वायु का प्रतिरोध नहीं होता है। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है गुरुत्व की प्रतिक्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार होगा। तो यहाँ पर जो गुरुत्व प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार 0 होता है। अगला क्वेश्चन है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि होगी। तो यहाँ पर जो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है
वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, यहाँ पर गुरुत्व के द्वारा। जो वायुमंडलीय हवा है उसको पृथ्वी के जो गुरुत्व के द्वारा इसको रखी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने का सहायता करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, वह गहरी सांस अंदर लेता है तब तराजू की रीडिंग घट जाती है। यहाँ पर दोस्तों जब एक व्यक्ति किसी संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और गहरी सांस लेता है तो जो तराजू की जो रीडिंग है वो घट जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल होता है। यहाँ पर द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। हमारा सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आवश्यक आशय है। जो ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। इसका आशय है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यहाँ पर जो वायु शक्ति में जो गतिज ऊर्जा होता है यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब किस थॉमस एडिसन द्वारा किया गया था? घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक लुब्रिकेट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है। ग्रेफाइट को स्नेहक लुब्रिकेट के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? यहाँ पर जो घर्षण बल होता है यह एक क्षयकारी बल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय किसी गाड़ी की पहियों की गति किसका उदाहरण है? यहाँ पर जो सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी की पहियों की गति स्थानांतरी और घूर्णीय गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो एक दूसरे के समान होता है। जो फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण होता है वो एक दूसरे के समान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहियों में बॉल बेयरिंग का काम है। पहियों में बॉल बेयरिंग का कार्य है क्योंकि जो गतिज घर्षण को बेलना घर्षण में बदलने के कारण जो पहिए में बॉल बेयरिंग किया जाता है। यहाँ पर जो पहियों में बॉल बेयरिंग करने का वजह है जो गतिज घर्षण है उसको बेलन घर्षण में बदल दिया जाता है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी ओर गति ला सकता है, अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल कार्यशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ए बी दोनों सही है परंतु एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करता। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, ये सब बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पर यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता, ये भी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका निष्कर्ष है क्योंकि एक गाड़ी
क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 77। एक व्यक्ति कार में है जो विराम में बैठा है। सड़क से कार के चारों पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो यहाँ पर अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो यहाँ पर जो आर से कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसका इसका सी ऑप्शन सही है। ये इसका जो लोहे का एक गोला जो पारद में तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ये सही है। किंतु इसका जो लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो लोहे का आपेक्षिक घनत्व है वो पारा के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है। यहाँ पर कम होना चाहिए, तब ये दोनों आंसर सही होगा। नहीं तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, इसमें का जो ए कथन सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पानी से कम होता है, जिसके कारण लोहे की कील पारे पर तैरती है और जबकि पानी में डूब जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी की पानी सतह से ऊपर भारी हो जाती है। जैसे ही पानी की सतह से ऊपर होती है तो वह बाल्टी भारी हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार होगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार 0 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। बादलों का वायुमंडल में तैरने का उसका मुख्य कारण उसके घनत्व से है। अगला क्वेश्चन है समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी सही है। 1/10 भाग आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पानी के एक गिलास को एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जबकि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर पानी उतना ही रहेगा, जितना ही स्तर पर है पानी उतना ही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह जहाज कुछ ऊपर उड़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका भी आंसर सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाएगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। इसका आकृति का कारण है जो वर्षा की बूंद गोल गिरती है उसका कारण है पृष्ठ तनाव।
यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।